Hello everyone. So let's begin the next poem of John Dryden. So last class में हमने Absalom Achitophel को किया था. So next poem है John Dryden की, that is Mac Flecknoe. Mac Flecknoe. It was published in 1682. So इसका subtitle है A style, just 1 minute. A style on true blue Protestant poet T.S. का मतलब थॉमस शेडवेल. ओके, सो ये जो पोइम है इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट. एक मॉक हीरोइक स्टाइल है. ये क्या है? मॉक हीरोइक स्टाइल. ओके, सो मॉक हीरोइक स्टाइल है ये. और इन दिस पोइम मैक फ्लेक्नो जॉन ड्राइडन है, ही अटैक ऑन थॉमस शेडवेल. थॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन के बीच में जो फाइट है, जो क्यूरल है, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम से चल रहा था जो फाइट है वो. तो इस पॉइंट में उसने अटैक किया है थॉमस शेडवेल पे. व्हाई ही अटैक थॉमस शेडवेल? क्योंकि थॉमस शेडवेल है, ही इज जो उसकी राइटिंग स्टाइल थी, जो उसका आइडियाज था, जो उसके वर्क का सब्जेक्ट है, ऑल वाज नॉनसेंस. ओके, उसको राइटिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं थी. ठीक है, तो थॉमस शेडवेल क्या करता था? ही इमिटेट बेन जॉनसन. थॉमस शेडवेल है वो ब्लाइंडली कॉपी करता था बेन जॉनसन की. तो जो जॉन ड्राइडन है उसने उसको बोला ही इज द पोएट ऑफ डलनेस, नॉनसेंस. ओके, बिकॉज he does not use his mind even in imitation. Imitation हर कोई करता है, हर कोई पोइट इमिटेट करते हैं, थोड़ा बहुत आइडियाज करते हैं. कोई किसी का डिक्शन पसंद आ जाता है, किसी का स्ट्रक्चर पसंद आ जाता है, बट दे राइट देयर ओन वे. ठीक है, तो वो अपना माइंड यूज करते हैं. थॉमस शेडवेल एक ऐसा पोइट था जिसने किसी भी अदर राइटर का वर्क को उठा के ही पब्लिश्ड एज देयर ओन. ओके, तो उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया. तो इसीलिए जॉन ड्राइडन ने इसको यहाँ क्रिटिसाइज किया इस वर्क में, एंड इसको बोला ही इज द हियर ऑफ किंगडम ऑफ नॉनसेंस, डलनेस. ओके, और यहाँ थॉमस शेडवेल को उसने सन कहा है रिचर्ड फ्लेक्नो का. ओके, रिचर्ड फ्लेक्नो. ही कॉल्ड थॉमस शेडवेल द सन ऑफ रिचर्ड फ्लेक्नो. ओके, सो रिचर्ड फ्लेक्नो थे, वो भी थॉमस शेडवेल की तरह इमिटेट करते थे, ब्लाइंड इमिटेशन करते थे वो. तो रिचर्ड फ्लेक्नो है, he used to steal the work from मिल्टन्स. ये मिल्टन से काफी इंस्पायर्ड थे और वो मिल्टन का जो वर्क होता था उसको एज इट इज स्टोल कर लेते थे एंड पब्लिश देयर ऑन, मतलब अपने नाम से उसको पब्लिश करवा लेते थे. तो रिचर्ड फ्लेक्नो है, उसको फादर बोला उन्होंने यहाँ कि लाइक रिचर्ड फ्लेक्नो ही इज द सन ऑफ रिचर्ड फ्लेक्नो. तो थॉमस शेडवेल है वो भी रिचर्ड फ्लेक्नो की तरह ब्लाइंड इमिटेशन करते थे. ठीक है, तो ये ऐसे राइटर को रिचर्ड फ्लेक्नो एंड लाइक रिचर्ड फ्लेक्नो ही कॉल्ड हिम ग्रब स्ट्रीट राइटर. कैसे राइटर बोला? ग्रब स्ट्रीट राइटर. ग्रब स्ट्रीट राइटर क्या होते हैं? रद्दी जो बुक जो रद्दी होती है बुक की, मतलब हमारे पास जो भी न्यूज़पेपर होते हैं या बुक्स जिनको अभी यूज में नहीं है लंबे टाइम से, लाइक ठीक है, जिसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, हमारे काम के नहीं है, तो हम उनको शैल कर देते हैं. ठीक है, रद्दी वाले को. एंड इट इज यूज्ड अगेन इन टू मेक द पैकेट्स एंड इन द स्ट्रीट फूड में देखा होगा कि जो कागज है इनकी पैकेट्स बनती हैं, एनवलप बनाते हैं या कुछ स्ट्रीट फूड में यूज करते हैं इनको, न्यूज़पेपर या बुक्स के जो पेज होते हैं इनको. ठीक है, तो इनको वो ग्रब स्ट्रीट
राइटर बोला है, ऑल दोज पोइट हु स्टील द वर्क फ्रॉम द अनदर राइटर एंड पब्लिश देयर ओन, ठीक है। तो इन राइटर, ग्रब स्ट्रीट राइटर में रिचर्ड फ्लेक्नो, थॉमस सैडवल जैसे राइटर को बोला उन्होंने, जॉन ड्राइडन ने ग्रब स्ट्रीट राइटर, ओके। तो यहाँ इस जो पोइम है, इसकी ओपनिंग लाइन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ चुकी है। तो इसकी ओपनिंग लाइन है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर डिके, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, and just 1 minute, all human things are subject to decay, and when fat someone monarch must obey, and when fat someone monarch must obey, monarch must obey, क्या मतलब है इसका? obey, okay। So it is the opening line of this poem मैक्स लखनऊ। एग्जाम में ये 2 से 3 बार आ चुकी है, तो आपको इसका सिर्फ 2 से 3 बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोला है, रिचर्ड फ्लेक्नो जॉन ड्राइडन बोलते हैं कि ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, मतलब जितनी भी थिंग्स है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, दे ऑल आर गोइंग टू डिके, दे ऑल आर गोइंग टू एंड, मतलब सबका एंड होना है एक दिन। जो भी चीजें हैं नेचर में प्रेजेंट है, उन सबका एक दिन एंड होगा, ओके। तो वो बोलती है कि व्हेन फेट समवन मोनार्क मस्ट ओबे, ओके। तो व्हेन फेट मोनार्क मींस जो रॉयलिस्ट पर्सन, मोनार्क मींस किंग और क्वींस, जो रॉयल पर्सन है, जो पावरफुल पर्सन है, दे ऑल्सो ओबे, मतलब दे ऑल्सो हेल्पलेस बिफोर द डेथ, मतलब डेथ के सामने जो मोनार्क जैसे पावरफुल पर्सन है, जो पूरे मतलब वर्ल्ड पे, नेशंस पे रूल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे पावरफुल पर्सन भी डेथ के सामने हेल्पलेस हैं, ओके। दे ऑल्सो ओबे डेथ, और वो डेथ का पालन करते हैं, उनके ओबे का पालन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ डेथ की पावर को दिखाया गया है कि जितनी भी चीजें हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उनको एक दिन उनका एंड होना है, ओके। और डेथ के सामने तो बड़े बड़े मोनार्क जैसे लोग भी झुकते हैं, वो भी हेल्पलेस हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। नाउ इन दिस पोइम जो जॉन ड्राइडन है, he criticized Thomas Shadwell and he called him, he is the hero of dullness, he is the hero of dullness। now इसमें स्टोरी है कि रिचर्ड फ्लेक्नो है, he is the father of Thomas Shadwell, and Thomas Shadwell है, ये इसका सन है, and here Thomas Richard Flagno है, he is going growing old, and now he want to he want to coronate his throne, उस जो throne है उसको among his all son he want to choose थॉमस शैडवेल। तो जितने भी उसके सन है उनमें से वो थॉमस शैडवेल को ही अपना जो कोरोनेशन है वो थॉमस शैडवेल के लिए चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि थॉमस शैडवेल है, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ओके। वैसे तो रिचर्ड फ्लेक्नो के बहुत सारे सन हैं, बट वो थॉमस शैडवेल को इसलिए चुनता है कि लाइक रिचर्ड फ्लेक्नो, थॉमस शैडवेल इज आल्सो नॉनसेंस, ओके। वो भी एक नॉनसेंस है, लेजी है। तो रिचर्ड फ्लेक्नो एक ऐसे सन को ये थ्रोन देना चाहता है जो बिल्कुल रिचर्ड फ्लेक्नो को रिजेंबल करता हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। तो यहाँ इस पोइम में कोरोनेशन दिखाया गया है, मतलब जो कोरोनेशन, जो सिंहासन, जब जो थ्रोन दिया जाता है तो उसकी जो सेरेमनी होती है उसको यहाँ दिखाया गया है कि रिचर्ड फ्लेक्नो है, he is going to coronate his kingdom and he gives his throne to his son Thomas Shadwell because he is the right person for this throne. Like his father, he is also stupid, nonsense। तो यहाँ जितने भी जॉन ड्राइडन है यहाँ एक्सप्लेन करता है कि जितने भी थॉमस शैडवेल ने प्ले लिखे हैं या जितने भी इसका वर्क है, दैट इज फुल ऑफ स्टूपिडिटी, नॉनसेंस। इसकी पोएटिक स्टाइल है, दैट इज आल्सो नॉनसेंस। तो इसको एज ए राइटर कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो क्या करता था थॉमस शैडवेल, एज इट इज किसी के
वर्क क्यों उठाया और अपने नाम से पब्लिश कर दिया, उसका टाइटल चेंज करके, ठीक है, इतना करता था। इसलिए इस मैक्स लखनऊ पोएम में स्पेशली थॉमस शैडवेल को यहाँ उसकी नॉनसेंस, उसकी मतलब स्टूपिडिटी को दिखाया गया है, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ मैक्स लखनऊ की। तो ये जो पोएम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसका सबसे पहले इसका 1 से 2 बार तो इसका सबटाइटल पूछा गया है। टी.एस. इलियट नहीं है वो, कभी आप टी.एस. इलियट समझ लो। दिस इज थॉमस शैडवेल, थॉमस शैडवेल है इसका सबटाइटल। ये मॉक हीरोइक स्टाइल है, इसका पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये स्टोरी किस पे है, ठीक है। सो दैट इज ऑल, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं दोस्त। इसमें वैसे तो ये 2 से 3 बार तो ये लाइन पूछी गई, इसकी ओपनिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबटाइटल से क्वेश्चन आया, पब्लिकेशन से, ठीक है, एंड क्रिटिसाइज किसको किया है, तो यहाँ इसने क्रिटिसाइज थॉमस शैडवेल पे अटैक किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल इनफ।